नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। एनडीए में बगावत की चिंगारी नजर आ रही है और चिंगारी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जेडीयू के दो नेता जिनका संगठन से जुड़ाव था, उन्होंने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि वो इस बात से बहुत मायूस है कि जेडीयू अभी तक एक सेक्युलर पार्टी मानी जाती थी, लेकिन वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद जितने भी करोड़ों मुसलमान हैं वो मायूस हैं। अब ये जो नेता हैं मोहम्मद कासिम अंसारी और मोहम्मद अशरफ अंसारी, ये दो लोग हैं और एक इनमें से जो मोहम्मद अशरफ अंसारी है वो जेडीयू की जो माइनॉरिटी विंग है उसको हेड करते थे। उन्होंने ये चिट्ठी लिखकर इस बात को, अपनी जो नाराजगी है या मायूसी है उसको जाहिर किया है। अब ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में और भी जो मुसलमान नेता हैं शायद वो भी बगावत कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं। वो कहाँ जाएंगे ये बात की बात है, लेकिन जेडीयू में जो बगावत शुरू हुई है उसका असर चिराग पासवान की पार्टी, उसका असर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उसका असर एनडीए पर क्या पड़ सकता है, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ दीपक कोचगवे जी हैं जो कि बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा है जो कि इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट है। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा दीपक जी से शुरू करती हूँ कि दीपक जी, ये जो दो लोग हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है, इन दो लोगों के अलावा पहले तो ये बताइएगा कि ये दो लोग कितने करीब थे नीतीश कुमार के, इनकी कितनी चलती थी जेडीयू में, इनका क्या स्टैचर था, और इसके अलावा क्या अब और भी इस्तीफे अब होंगे जेडीयू के अंदर, क्योंकि बिहार चुनाव से पर। जी नमस्कार। नीलू जी, आपने जो नाम बताए और बिहार में जो गतिविधियां चल रही हैं वक्त संशोधन बिल को लेकर, तो जो जो परिस्थितियां बिहार की, क्योंकि बिहार में चुनाव है इस वर्ष, तो सारा इफेक्ट ज्यादा बिहार में ही पड़ने वाला है। बाहर के राज्यों का तो चुनाव अलग है, तो ये सब तो बिहार का अलग है। और देखिए, एक समुदाय जिसका वोट आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है, आपकी आवाज में अरे डिस्टर्बेंस आ रही है। अब आ रही है। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, बोलिए। तो अब जो उनकी उनकी जो बिहार में जो गतिविधियां हैं, वो गतिविधियां जनता दल यूनाइटेड के लिए तो बहुत बड़ा सरदर्द है। और उसके साथ साथ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी इसके लपेटे में है। मगर अभी सीधे सीधे ये दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को लोगों ने ये माना था, कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हमेशा उनको मानते रहे हैं कि सेक्युलरिज्म के साथ वो समझौता नहीं करते हैं। मगर अभी उन्होंने जबरदस्त समझौता कर दिया, और वो समझौता में इनका जो सी सेक्युलरिज्म, क्राइम और करप्शन तीन था, उसमें एक सी हट सा गया। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब ये जो जितने मुस्लिम नेता है, अगर वो जेडीयू के साथ जाएंगे तो आम जनता के सामने, अपने वोटरों के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। तो इसको लेकर, जैसे आपको जो तबरेज सिद्दीकी के बारे में, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ये जनरल सेक्रेटरी हैं जनता दल यूनाइटेड। दूसरे हैं कलीम अंसारी, जनता दल यूनाइटेड में है, वो चुनाव भी लड़े। तीसरे हैं शाहनवाज मलिक, जो सेक्रेटरी है, सचिव हैं जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। तो ये तीन लोग संगठन से जुड़े हुए हैं और एक तो चुनावी रणनीति में आए हुए। उसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ, जो आक्रोश है, जो दुख है, जिसके जाने की संभावना अब दिख रही है, उसमें है राज्यसभा के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बिलियानी, जो नीतीश कुमार के बहुत करीब है। उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मैंने सुझाव दिया, मैंने 31 पन्ने की एक रिपोर्ट, सुझाव से संबंधित रिपोर्ट जेपीसी को भी भेजी, नीतीश कुमार को भी कहा, और मगर नीतीश कुमार नहीं माने। इसका मुझे बहुत दुख है, पहली बार उनको दुख हुआ है। तीसरे हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा डिप्टी चेयरमैन मोहम्मद परवेज, वो दुखी है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम से मिलकर जनता की, अपने कौम की बात बताऊंगा। तीसरे हैं गुलाम गौस एमएलसी हैं, जो आपको पता होगा कि गुलाम गौस हाल में ही इफ्तार के आयोजन में लालू प्रसाद यादव के आवास पर गए थे। उस समय चर्चा होने लगी थी कि गुलाम गौस इधर आपकी पलट जाएंगे। आवाज, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, बीच में खड़खड़ आवाज आ रही थी। हाँ बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए अभी। वो हाल में लालू यादव की इफ्तार पार्टी से मिले, वो भी नाराज हैं।
इनकी भी चर्चा है कि वो आरजेडी में जाएंगे। और जो एक महत्वपूर्ण है, जो अशफाक अंसारी जो आरजेडी के राज्यसभा के सांसद थे, उन्हें टिकट नहीं मिला था, उन्हें संजय यादव को टिकट मिल गया था, वो जेडीयू में चले गए थे आज से 7 महीने पहले। उन्होंने भी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी छोड़ने का संकेत दिया है और वो फिर शायद लौट जाए आरजेडी में। तो इस तरह की घटनाएं बिहार में जनता दल के अंदर है। जनता दल यूनाइटेड को 2020 में 5% वोट मिला था मुस्लिमों को, 5%। तो ये 5% जो वोट मिला था, तो उससे नीतीश कुमार की सीट 43 हुई थी। और अगर वो 5% कम हो जाएगा तो फिर नीतीश कुमार की सीटों की संख्या कहाँ जाएगी? क्या बीजेपी बहुत मन से उन पर वोट ट्रांसफर करा देगा? ये सारी तमाम बातें आ रही है। तो ये बिहार में हलचल है। अब चिराग पासवान ने अभी मुंह नहीं खोला है। चिराग पासवान के पिता बहुत सही कहा था एक चैनल में, पिता ने जो मुस्लिमों को लेकर बिहार में कहा था 2005 में कि मुस्लिम मुख्यमंत्री दो तब सपोर्ट करेंगे, नहीं दिया था मुस्लिम मुख्यमंत्री, तो वो सपोर्ट नहीं, लेकिन आपको लगता है दीपक जी कि अब जेडीयू में जिस तरीके की बगावत दिख रही है मुसलमान नेताओं की, उसी तरीके से चिराग पासवान की पार्टी में भी ये चीजें दिखेंगी और उनको बोलना पड़ेगा, उनको स्टैंड लेना पड़ेगा? अवश्य अवश्य, मुस्लिमों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि चिराग पासवान की जो पार्टी है अभी तो लगातार विवादों में है। अभी भी चाचा भतीजे का विवाद चल रहा है और उनके 5 सांसद हैं, खैर उनमें एक मुस्लिम कोई नहीं है। और जो जिस एरिया से वो आते हैं, जिस एरिया से वो चुनाव लड़ते हैं, मुस्लिमों का प्रभाव है। और मैं नीलू जी आपको मैं बता दूं कि 57 ऐसे सीट हैं जिसमें मुसलमान मुस्लिम वोटरों का वर्चस्व है, निर्णायक है, वर्चस्व नहीं, जिसमें कि 20 से 30% जो है उसमें 29 विधानसभा क्षेत्र आता है। 30 से 40% में 7 विधानसभा सीट, यानी 36 सीट पर सीधे सीधी मुस्लिमों का दबदबा है, मुस्लिमों का निर्णायक भूमिका है। तो नीतीश कुमार जो सीमांचल के एरिया में भी जीत दर्ज करते थे, अगर इस सीमांचल के एरिया में कटिहार में उनके गोस्वामी जो थे वो हार गए थे। और 2 सीट जो थी जो बाहुल्य सीट है, उसमें 2 सीट पर एक पर किशनगंज में एक कांग्रेस और कटिहार में कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं अगर विधानसभा का चुनाव होगा तो सीमांचल एक बहुत बड़ा सेक्टर होगा। सीमांचल हो, भागलपुर हो, बिहार शरीफ हो, नालंदा हो, सभी मुस्लिम वोटों का दबदबा है। ठीक है, आप समझते हैं कि इस लॉ के लाने के बाद आप हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे, मगर बिहार में वो चुनाव का जो टेक्निक है, चुनाव का जो रवैया है, वो रवैया सीधे सीधे जाकर कौम पर है। और वो जाकर कौम अगर इस वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल पर, मुझे लगता है कि वो बहुत असर नहीं होगा। बीजेपी का जो वोट बैंक है वो तो रहेगा बरकरार, जो वोट बैंक बिहार में बीजेपी का है वो बरकरार रहेगा। नीतीश कुमार को एक तरह से अगर माने पॉलिटिकल कमेंटेटर लोग समझें कि नीतीश कुमार की एक हाथ को मोदी ने बहुत झटके से काट दिया। लेकिन सिद्धार्थ, मैं अगर आपके पास आऊं, आपको क्या लग रहा है, क्या नीतीश कुमार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ही, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वक्फ बिल लाया गया हो और अब नीतीश कुमार तो मजबूर हो गए, ललन सिंह ने और जेडीयू के जो नेता थे उन्होंने जिस तरीके से इसका समर्थन किया, लेकिन अब इसका असर क्या होगा ये बिहार में देखने को मिलेगा? ऐसा लग रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया ही इसलिए था कि अपने अपने अलाइज को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अब ये चीज तो बहुत नेचुरल सी बात थी कि मुसलमान नेता जितने भी अलग अलग पार्टीज में हैं वो अब खड़े होकर बगावत करेंगे और रीजनल पार्टीज जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, जो एनडीए का हिस्सा है, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो क्या होगा, केंद्र की सरकार चलेगी कैसे? ये क्या है, क्या ये पूरा घटनाक्रम पोस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल? जी, मैं इसको पूरा सिलसिलेवार समझा देता हूँ और आपके सवाल का जवाब हम अंत में दे दूंगा। एक छोटा सा, आजकल आईपीएल चलता है, हम लोग सब देखते हैं, धोनी का बहुत स्वैग है, धोनी का बहुत नाम है, लेकिन धोनी का कितना भी स्वैग हो, अगर वो मैच में 9 नंबर 10 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे और अपनी टीम को जिताएंगे नहीं, तो टीम भी नाराज हो जाती है और दर्शक भी नाराज हो जाता है।
तो सीधी सीधी एक सामान्य सा नियम है कि बहुमत की सरकार यदि केवल अल्पमत के लिए कानून बनाए और बहुमत के लिए कोई कानून नहीं बनाएगी तो अल्पमत तो नाराज हो ही जाएगा, बहुमत भी धीरे धीरे नाराज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप वक्फ पर तो कानून बनाएंगे, लेकिन हिंदुओं, क्योंकि एक 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 तर्क तर्क के लिए मान लेते हैं, भाजपा जब भी कह रही है कि हम वक्फ बिल जो ला रहे हैं ये मुसलमानों की भलाई के लिए ला रहे हैं, तो चलिए उसी तर्क को मान के चलते हैं। तो भाजपा अगर वक्फ बिल लाके मुसलमानों का इतना भला कर रही है तो हिंदुओं का भला वो कब करेगी? हिंदू तो बहुमत में है। हिंदू पुजारी को सम्मान राशि कब देगी? हर हिंदू को महंगाई भत्ता कब देने वाली है? मंदिरों पर से सरकारी कंट्रोल कब हटेगा? राम सेतु राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित हो जाएगी? हिंदू नेपाल भारत का अंग क्यों नहीं बन रहा है? तो आज नहीं तो कल भारत का हिंदू ये सवाल भाजपा से करेगा कि आप हिंदू बहुमत की सरकार हो के अल्पमत की भलाई अगर कर रहे हो तो मेरी भलाई कब करोगे? तो मेरे ख्याल से भाजपा को ये समझना चाहिए, और भाजपा यहाँ पर फंसने वाली है कि बहुमत कोई इकाई नहीं होती, कई सारे मत मिलके जो जुड़ते हैं, छोटे छोटी संख्या जुड़ती है तब जाके एक बहुमत बनता है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि एक साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी एनडीए का संख्या 295 था, और कल जो वक्फ बिल के पे वोटिंग हुई उसमें उनका बहुमत गिर के 287 पर आ गया। इसका मतलब केवल 15-16 की उनको बढ़त बच गई है। ये ऐसा भाजपा ये जानते हुए भी भाजपा ने क्यों किया? क्योंकि मेरे ख्याल से भाजपा को अब जरूरत पड़ गई है कि बिहार से पूरी की तरह पूरी की पूरी जेडीयू को हटाना चाह रही है। अब जेडीयू को हटाने के लिए इस तरह का बिल लाएंगे तो जेडीयू में जो भी अभी हम मुझसे पहले जो वरिष्ठ बिहार के पत्रकार महोदय थे उन्होंने सब कुछ समझा दिया। अब दीपक जी आप म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपके माइक से डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए सिद्धार्थ प्लीज। तो दीपक जी ने जो कहा वो तो बिल्कुल सही कहा। इसके कारण जो जनता दल में बगावत होगी उसके चलते नतीजा ये होने वाला है कि बिहार में जो 243 विधानसभा की सीटें हैं उसमें कम से कम 50 से 60 ऐसी सीटें हैं जिसमें कि सीधा सीधा मुस्लिम वोटर स्विंग वोटर है, जो कि उन्होंने कहा सीमांचल मतलब उत्तर और पूर्वी बिहार किशनगंज की तरफ का इलाका। तो अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि सिर्फ बीजेपी नहीं, बीजेपी के जितने भी समर्थक दल हैं बिहार में, चाहे वो जेडीयू हो या पासवान जी हो, चिराग पासवान, उनको तो मुसलमान तो वोट नहीं देने वाले हैं, मतलब बीजेपी के ही पाले में वो जाके बैठ गए। तो आज से पहले मुसलमानों की जो गुडविल उनके पास थी वो गुडविल वो खो रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा बिहार में 243 सीट पे नहीं लड़ने वाली है, वो केवल 190 सीट पर ही लड़ने वाली है। 50-60 सीट पहले ही वो खोने की उसकी तैयारी है। मेरे ख्याल से बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में इस मानसिकता से तैयारी से जा रही है कि इस चुनाव में हम चुनाव बीजेपी जीते या एनडीए जीते या न जीते वो दूसरे नंबर पे, सबसे पहले इस चुनाव में जेडीयू को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि जब तक जेडीयू है, क्योंकि पिछले 25 साल से भाजपा देख रही है, नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी को भी समर्थन करते थे। नीतीश कुमार जी वही व्यक्ति हैं जो आज मोदी जी को भी समर्थन कर रहे हैं। वो एनडीए के अंग तक भी थे, एनडीए के अंग अब भी हैं। इसका मतलब बीजेपी अब स्पष्ट हो गई है कि बिहार में जेडीयू को जब तक वो खत्म नहीं करेगी वो नंबर 1 की पार्टी, नंबर 2 की पार्टी नहीं बन सकती। क्योंकि भाजपा को ये पता है कि जब तक जेडीयू जिंदा है, जब तक नीतीश कुमार का एक अपना पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बचा हुआ है, तब तक बीजेपी का उठाव बिहार में संभव नहीं है। मेरे ख्याल से भाजपा ने एक रणनीति के तहत ये तय किया है कि आने वाले विधानसभा में भाजपा या एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव जीते या नहीं जीते ये नंबर 2 पर रहेगा। सबसे पहले यह है कि जेडीयू को खत्म कर दें ताकि पोलराइजेशन क्लियर हो जाए, एक तरफ बीजेपी रहे और दूसरी तरफ आरजेडी रहे। तो ये एक पोलराइजेशन की कोशिश है। इसमें थोड़ा बहुत समझदारी या क्या कहते हैं चालाकी भाजपा ये कर सकती है कि सीमांचल के क्षेत्र में वो, हमको पता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो मतलब वो दुधारी तलवार है। कई लोग ये भी कहते हैं कि वो शायद बीजेपी की ही बी टीम है। मानना भी कभी कभी पड़ता है कि इतना वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए भी उनके ऊपर न तो ईडी पहुंची है, न तो सीबीआई पहुंची है, न तो उनकी पार्टी बर्खास्त हुई है,
उनको भाजपा कहीं ना कहीं पीछे से समर्थन दे रही होगी, तभी तो वो भाजपा का इतना प्रखर विरोध करके भी, जातीय मुसलमानों की बात करते हुए भी भाजपा उनके ऊपर न तो बुलडोजर चला रही है, न तो उनके ऊपर ईडी जा रही है, न तो सीबीआई जा रही है, न तो उनकी पार्टी बंद हो रही है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक दुधारी तलवार लेके उतरी है। एक तलवार की एक धार से तो वो जेडीयू और जेडीयू जैसी सभी छोटी पार्टियों को खत्म कर देगी ताकि उनका वोट शेयर गिर जाए। दूसरी तरफ से कोशिश करेगी कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को प्रॉप अप किया जाए ताकि सीमांचल में जो वोट उनके मुसलमान वोट कटने वाले हैं वो कम से कम बीजेपी में नहीं भी अगर आए तो हो सकता है वो कोशिश करेंगे कि वो असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टियों को जाए और उनका घाटा कम हो। लेकिन मेरे ख्याल से इस चुनाव में बीजेपी ने तय कर लिया है कि उसके लिए पहला उसका फर्स्ट टारगेट ये नहीं है कि हमको बीजेपी या एनडीए की सरकार बिहार में बनानी है। उसने पहला टारगेट बना लिया है कि जेडीयू को खत्म कर देना है। लेकिन मैं दीपक जी आपके पास आती हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिएगा कि आपको किसी भी सूरत में ऐसा लगता है कि मुसलमान नेता अगर आपका कैमरा ऑफ हो गया है दीपक जी आपका, हाँ मैं ये कह रही थी कि क्या नीतीश कुमार आपको लगता है कि किसी न किसी दबाव में आएंगे और उनको कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा इन मुसलमान नेताओं की वजह से, या फिर अब नीतीश कुमार मन बना चुके हैं, उन्होंने तो कह ही दिया कि भाई हम किसी भी सूरत में एनडीए नहीं छोड़ेंगे। तो जेडीयू में नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा? क्या वो सॉफन होंगे? क्या उनको वो किसी भी तरीके से क्या मुसलमान नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगे? क्या होगा? या फिर उन्होंने कह ही दिया कि मैंने तो अपनी सेक्युलर आइडियोलॉजी सरेंडर कर दी है मोदी जी के सामने? जी ये बात जैसे आपने कहा कि उनका स्टैंड क्या होगा, उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया। अब वो कहावत है ना कि अब हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं, न मुझे खोना है न मुझे पाना है। तो अब नीतीश कुमार जो 19 वर्षों तक चीफ मिनिस्टर रह चुके, अब उन्हें क्या चाहिए? अब उन्हें ये चाहिए कि जो स्टैंड उन्होंने लिया है, चाहे उसमें आपको मिठाई मिले या नमक मिले, आपको जाना है उनके साथ। और वो मान चुके हैं कि उनके बाद का जो अल्टरनेटिव है नीतीश कुमार के बाद, उनके पुत्र हैं निशांत। अब वो निशांत को कैसे अकोमोडेट करेंगे, नहीं करेंगे। मगर जहां तक बीजेपी का जो गेम है, बीजेपी ने जिस तरह से बांधा है, आपने देखा कि वो बिल पास होने से पहले अमित शाह की रैली होती है पटना में, अमित शाह की एनडीए की बैठक होती है पटना में, उसके 2 दिन के बाद वक्फ बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाता है और उसके समर्थन की बात होती है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इन सभी पार्टियों को अमित शाह ने सभी पार्टियों को आकर बता दिया था कि मैं ये करूंगा, आपको सपोर्ट करना है। आखिर आपने सपोर्ट किया और बड़े दम से पार्लियामेंट में जिस तरह का ललन सिंह का भाषण हुआ, उस भाषण में पूरा समर्पण था बीजेपी की तरफ। तो अब कहीं ना कहीं ये समझ रही है जेडीयू भी कि बीजेपी का वोट जो है वो तो इंटैक्ट है, जो बिहार में है उनका वोट जो अब करेंगे, वो सीता मंदिर की वहां बात करेंगे। बहुत आपने देखा कि हाल में उन्होंने सीता मंदिर की बात की, बाबा बागेश्वर आ गए, श्री श्री रविशंकर आ गए। एक माहौल बना देगा बीजेपी अपने वोटरों का। और बीजेपी चाहता है कि इस तरह से हिंदू और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन होता रहे, ताकि मेरा वोट बैंक जो हिंदू का है 4% कहीं इसी माहौल से बन जाए, 5% अगर मेरा मुस्लिम कोई आ जाए तो मेरे तो फायदा ही फायदा है। नीतीश कुमार के पास भाजपा का वोट कितना ट्रांसफर होगा, आपने पिछले चुनाव में देखा कि उनको कमजोर करने के लिए चिराग पासवान को लगाया गया था कि चिराग पासवान ने जो लड़ी थी नीतीश के कुमार को 43 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया था। उस समय 5% वोट मुस्लिमों का मिला था, अल्पसंख्यकों का। तो सवाल है कि ये 5% वोट तो जाएगा, तो फिर उनकी संख्या क्या होगी? और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा, ये कितना मदद करेंगे नीतीश कुमार? अब तो नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट से ऐसी स्थिति नहीं, आप लेकिन कोई ऐसी स्थिति देखते हैं कि नीतीश कुमार लास्ट मोमेंट पे एनडीए को चकमा दे सकते हैं, मोदी जी को धोखा देकर, और वो महागठबंधन में जा सकते हैं? ऐसी कोई परिस्थिति बनती हुई आपको नजर आ रही है? नहीं, मुझे नहीं लगती। देखिए अब वो स्थिति में आ गए, क्योंकि मुसलमान भी अब उनसे नाराज हो गया, उनके ये पर प्रश्न लग गया।
अब ना तो ये बिल को वापस ला सकते हैं पहली बात, और न बिल को क्या कहेंगे कि आप वापस ले लीजिए, वो नहीं होगा बीजेपी से। तो जब आप बिल वापस नहीं लीजिएगा तो आरजेडी के पास आप जा पाइएगा कि नहीं जा पाइएगा, आरजेडी आपको लेकर कहीं मुस्लिम वोटरों को परेशान दुखी ना कर दे, ये सारे सवाल अब पॉलिटिकल में दूसरी बात होगी। अगर नीतीश कुमार ये बात पहले कर दिए होते, जब संसद में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस समय भी विरोध नहीं हुआ। अगर उस समय संसद में जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ और जब जेपीसी में गया उस समय भी बिहार में जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान और तमाम नेताओं ने विरोध नहीं किया, तो वो जेपीसी में गया, जेपीसी के आने के बाद सपोर्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब चाहते होंगे कि बीजेपी का मेरा जो उनका दलित, महादलित और पिछड़ा जो वोट है वो इंटैक्ट रखने की अब कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी एक और पार्टनर और अपने पार्टी में लाने की कोशिश करेंगे ताकि उनका वोट परसेंटेज बढ़े, मगर अब वो पार्टी इनके पास जाएगी कि नहीं जाएगी ये देखने वाली बात है। लेकिन जैसा दीपक जी ने कहा कि निश्चित तौर पर चिराग पासवान के जो पार्टी में जो मुसलमान नेता हैं वो भी इस्तीफा देंगे, जेडीयू में इस्तीफा ऑलरेडी दे चुके हैं। सिद्धार्थ, आपको क्या लग रहा है, क्या एनडीए बुरी तरह से दरकता हुआ नजर आ रहा है? क्या एनडीए की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है? और अगर एनडीए की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है तो फिर इसका मोदी जी पर क्या असर पड़ेगा? दीपक जी आप म्यूट कर लीजिएगा, आपके माइक से आवाज आती है जी। हाँ बोलिए सिद्धार्थ, अनम्यूट कर लीजिएगा सिद्धार्थ प्लीज। एक तो ये कि एनडीए कमजोर नहीं हो रहा है, बीजेपी बिल्कुल कमजोर हो रही है। सबका साथ सबका विकास के चक्कर में बीजेपी 400 पार से चली थी और 240 की बैसाखी पर आ गई। वो इसीलिए आई क्योंकि भाजपा के पुराने हिंदू वोटर ने ही भाजपा का साथ छोड़ दिया। भाजपा को बहुत समझदारी है, भाजपा का कैलकुलेशन बिल्कुल स्पष्ट है। वो जानती है कि कब वो चुनाव जीत रही है, कब वो चुनाव हार रही है। उसको लोकसभा चुनाव में बिल्कुल पता लग गया कि उसके भाजपा का समर्थक हिंदू वोटर ही अब भाजपा को वोट नहीं डाल रहा है। इसीलिए अब ध्रुवीकरण से ही भाजपा का विकास है। अब सबका साथ सबका विकास नहीं है, ध्रुवीकरण से ही भाजपा का विकास है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की डांट के बावजूद बुलडोजर चलते हैं, औरंगजेब की कब्र खुदती है। इसीलिए वक्फ बिल आता है क्योंकि भाजपा को पता है कि उसका जो हिंदू वोट है वो गिर रहा है। उसको बचाना है तो इस तरह की ध्रुवीकरण का जब तक वो नैरेटिव नहीं लाएगी तब तक भाजपा का वोट गिरते रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, एक सामान्य सा नियम है, बहुमत की सरकार अगर अल्पमत के लिए कानून लाएगी तो आज नहीं तो कल बहुमत ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा कि तुम हमेशा अल्पमत के लिए सरकार लाओगे तो तुम तो सरकार मेरी हो, मेरे लिए कानून कब लाओगे? तो भाजपा आज तक क्योंकि कोई हिंदू के लिए कानून नहीं लाई है, किसी हिंदू पुजारी का भला नहीं किया है, हिंदू नेपाल को भारत का अंग नहीं बनाया है, राम सेतु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर नहीं घोषित किया, इसीलिए तो भाजपा का जो कट्टर समर्थक है सुब्रमण्यम स्वामी इसके जीते जागते उदाहरण है। वो कट्टर भाजपाई हैं और भाजपा को हिंदुत्व पर ही सबसे ज्यादा वो आलोचना करते हैं कि हमने अपनी हिंदू सरकार भी बना दी लेकिन हिंदू सरकार हमारा खुद का काम नहीं कर रही है। ये सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, भाजपा के कई वोटरों के साथ उनका ये दुख दिल का दर्द है। इसीलिए भाजपा के साथ ये मजबूरी है कि अपना गिरता हुआ वोट बैंक अगर उसको बचाना है तो उसको अब सबका साथ सबका विकास से नहीं चलेगा। अब ध्रुवीकरण में ही भाजपा का विकास है। इसीलिए बुलडोजर चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट डांट रहा है फिर भी बुलडोजर चल रहे हैं। इसीलिए औरंगजेब की कब्र खोदने से पूरी दुनिया में आपकी मजाक उड़ रहा है फिर भी आप खोद रहे हैं। इसीलिए वक्फ बिल आ रहा है जिसका कि कोई आगे पीछे कोई लेना देना ही नहीं है, जिस चीज का हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाजपा हिंदू पार्टी है भैया, तुम मुसलमानों का भला काहे के लिए कर रहे हो? हमको ये बता दो। हिंदू, मैं एक हिंदू के नाते पूछूंगा कि अरे भैया अगर तुम हिंदू पार्टी हो तो तुम मुसलमानों का भला तुम काहे के लिए कर रहे हो? तुम मेरा भला कब करोगे? तो मेरे ख्याल से भाजपा को ये समझ में आ गया है और इस चुनाव में उसने तय कर लिया है कि बिहार में वो चुनाव जीते या हारे अलग बात है, लेकिन क्योंकि उसने 25 साल तक देख लिया कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक भाजपा उठ नहीं सकती है, उसका वोट शेयर 15-17% से ऊपर नहीं जा सकता, वो तभी जा सकता है जब नीतीश कुमार खत्म होंगे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा बिल लाया है जिसमें कि नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो,
जो कि भाजपा के गैर भाजपाई दल होते हुए भी मुसलमानों के का गुडविल उनके पास था, उनका गुडविल खत्म हो जाएगा। अब जो भी होगा सीधा सीधा ध्रुवीकरण होगा। बिल्कुल, ये तो एक बड़ी साजिश कहें या फिर एक बड़ा पॉलिटिकल मूव, जिससे कि बिहार की जो रीजनल पार्टीज हैं वो अब खत्म होती हुई नजर आएंगी। और किस तरीके से, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपक जी आप कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा जी। देखिए मैं एक चीज बोलना भूल गया था। ये चीज मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी ने एक नया गेम खेला है। उन्होंने ये इस बिल लाकर ये बताया है कि गरीब और मुस्लिमों के मुस्लिम महिलाओं के कल्याण का बिल है। और आपको याद होगा कि हाल में ही दो घटनाएं हैं। हाल में ही नीतीश कुमार ने 32 लाख उन मुस्लिम परिवारों को किट बांटा, जिसमें सेवैयां हैं, जिसमें कपड़े हैं, और 32,000 मदरसाओं को जोड़ा और उनको ये गिफ्ट बांटा। कहीं ना कहीं बीजेपी चाह रही है कि मुस्लिमों के को हम प्रभावित करके नीतीश कुमार का जो मुस्लिम वोट बैंक है जो है वो 2 से 3% ले आए, गरीब को लेके, छात्रों के लेके। अभी आपने देखा उसी तर्ज पर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम लोगों ने गरीब मुसलमानों के लिए बिल लाया है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बिल लाया है। और लालू प्रसाद का एक फुटेज दिखाया जिसमें लालू प्रसाद ने कहा था कि पटना के फ्रेजर रोड पे कुछ ऐसा है। तो ये मत समझिएगा कि वो लगी हुई, वो 2 से 3% वोट अपने तरफ लाने के चक्कर में है कि उन गरीब महिलाओं को खुश किया जाए। आज 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद का किट बांटने का क्या मतलब था? राइट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पूरा ये खेल बड़ा अजीब सा है, जहां पर इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है मुसलमान नेताओं का। मेरी कई एक्टिविस्ट से भी बात हो रही थी। आज ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। मुस्लिम संगठनों का ये कहना है कि ये केवल मुसलमानों के विरोध में नहीं है, ये बिल जितने वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं ये उनके खिलाफ भी है। तो एक देशव्यापी आंदोलन यहां से शुरू हो सकता है। अब ऐसे में जो एनडीए के एलाइज हैं, एलाइज मतलब नीतीश कुमार जैसी पार्टी, चिराग पासवान जैसी पार्टी, चंद्रबाबू नायडू जैसी पार्टी। चंद्रबाबू नायडू पर एक सवाल मैं करना भूल गई थी सिद्धार्थ, चलते चलते बस आपसे छोटा सा सवाल करूंगी कि नायडू का क्या स्टैंड होगा? क्या नायडू जितना वो बोले संसद में, उनकी पार्टी ने जितना बोला, क्या वो काफी है, या उनकी पार्टी से भी अब कुछ इस तरीके के रेजिग्नेशन हो सकते हैं? नायडू की पार्टी से रेजिग्नेशन तो नहीं होंगे, लेकिन नायडू जी की जानते हैं कि अभी फिलहाल उनका आंध्र प्रदेश में जहां पर भी उनकी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है, उन क्षेत्रों में न तो विधानसभा का चुनाव है न तो लोकसभा का चुनाव है। इसीलिए अभी के लिए उन्होंने, वो जिस नाव में जा रहे हैं, सामने कोई बहुत बड़ी लहर आ नहीं रही है, इसलिए वो निकल जाएंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी क्षेत्रीय दल की बात कर रहा हूं। क्षेत्रीय दल हमेशा क्षेत्रीय विषयों को प्रमुखता देना उनकी मजबूरी होती है, चाहे वो जनता दल हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो। इसीलिए आपने देखा कि जनता दल से लोग छिटकना शुरू हो गए, क्योंकि राष्ट्रीय दल के पास इस तरह का उनके पास मार्जिन होता है कि वो नैरेटिव को कोई बड़े विषय पर लेके जाएं, धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करें, देश की बात करें। लेकिन जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनके साथ मजबूरी होती है कि उस क्षेत्र की अलग अलग मतलब सेगमेंट्स की जो जनता होती है, अलग अलग सोशल इंजीनियरिंग जो होता है, वो सोशल इंजीनियरिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रबाबू नायडू जी जानते हैं कि क्योंकि अभी चुनाव उनके सामने नहीं है, इसीलिए वो इस नाव में बैठे हुए हैं। लेकिन आगे जाके देखिएगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे या जैसे जैसे उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा, मैं कह रहा हूं, केवल चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी क्षेत्रीय दल किसी भी क्षेत्रीय जमात को उनको क्रोधित करके अपनी सत्ता नहीं चला सकता। वो आरजेडी भी नहीं चला सकता, वो जेडीयू भी नहीं चला सकता, वो चंद्रबाबू नायडू भी नहीं चला सकते। इसीलिए कोई भी क्षेत्रीय दल हो, वो अल्पसंख्यकों को साथ लेके चलना उनकी मजबूरी थी, मजबूरी है और आगे भी रहेगी। अभी केवल इतना है कि उनके सामने क्योंकि चुनाव नहीं है, इसीलिए वो क्या कहते हैं, एम्बिवेलेंट स्टैंड लेके खड़े हैं।
वो मतलब उन्होंने देहरी पर दीपक रख दिया है, थोड़ा मतलब दरवाजे के चौखट पर आपने दीपक रख दिया, थोड़ा प्रकाश उधर भी है, थोड़ा इधर भी है, आप बाहर भी हैं अंदर भी हैं, लेकिन ये तय मान के चलिए कि भारत का कोई भी क्षेत्रीय दल किसी भी अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को छोड़ के अपनी राजनीति नहीं कर सकता। अगर वो छोड़ेगा तो वो समाप्त हो जाएगा, जैसे जेडीयू समाप्त होने वाली। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ और दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।